हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही टिपिकल और थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, सो पुरानी जो कुछ वीडियोस लेक्चर्स हैं जिनमें हमने अभी तक क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेटिक मेटाबॉलिज्म का बेसिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने देखा क्या देखा उसके बाद हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस का एनर्जेटिक्स क्या होता है, और उसके साथ साथ ये भी देखा कि ग्लाइकोलिसिस क्यों ज़रूरी है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। एक बात को हमेशा याद रखना कि कुछ भी अगर पूछे पेपर के अंदर, मान लीजिए ग्लाइकोलिसिस पूछे, टीसीए साइकिल पूछे, एचएमपी शंट पूछे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस पूछे, ग्लूकोनियोजेनेसिस पूछे, क्रैब्स साइकिल तो पढ़ेंगे अभी, वो पूछे, या फिर उसके साथ साथ डिनोवो सिंथेसिस पूछे, प्यूरिन पायरिमिडीन का सिंथेसिस पूछे, विच मीन्स कुछ भी पूछे, इवन जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे टायरोसिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, इनका जो फॉर्मेशन होता है अगर वो भी पूछे, सो उनके साथ साथ सिग्निफिकेंस लिखना ज़रूरी है। सिग्निफिकेंस हमें डिटेल में बताना होता है क्योंकि सिग्निफिकेंस वो डिसाइड करती है कि इस चीज़ की एक्चुअल में हमें ज़रूरत क्यों है। जब भी आपकी कॉपी चेक होगी तो जो एग्जामिनर है वो ये चेक करेगा कि आपने सिग्निफिकेंस लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, सो सिट्रिक एसिड साइकिल हम स्टार्ट करने वाले हैं। आर यू गाइज इंटरेस्टेड? और क्या आप लोग क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नाम एक्चुअल में नहीं आ रहा है। हाँ, आर यू गाइज एक्साइटेड? सो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल एक्चुअली में क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। सिट्रिक एसिड मतलब कि सिट्रिक एसिड का कहीं ना कहीं साइकिल के अंदर फॉर्मेशन तो हो रहा होगा ना। सो अब देखते हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होती है। ये जो हांस क्रैब हैं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हांस क्रैब, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में दिया था, इसके बारे में हमको नॉलेज दिया था, इसीलिए इस साइकिल को हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, और क्रैब साइकिल भी इसको बोलते हैं। मतलब कि इसी एक साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं, क्रैब साइकिल भी बोल सकते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल तो बताइए आपको, है ना। उसके बाद में टीसीए मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। एक ही साइकिल के इतने अलग अलग नाम क्यों? ये तो नाइंसाफ़ी है। नहीं, ये नाइंसाफ़ी नहीं है। इसका सीधा सिंपल सा फंडा ये है कि उसकी अलग अलग इंपॉर्टेंस के बेसिस पे सिट्रिक एसिड साइकिल अगर हम बता रहे हैं ना, तो इसके अंदर साइकिल में आप देखोगे ना तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद में सिट्रिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि ट्राई मतलब कि तीन, कार्बोक्सिलिक एसिड की तीन बन रहे होंगे मॉलिक्यूल, इसीलिए इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बोला है। और क्रैब साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे जो साइंटिस्ट थे हांस क्रैब, उन्होंने सबसे पहले दिया था, इसीलिए उनके सम्मान में हम इस साइकिल को क्रैब साइकिल बोलते हैं। क्रैब साइकिल जो होती है ना, वो अकर होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यूकैरियोटिक सेल के, और जो साइटोप्लाज्म होता है प्रोकैरियोटिक सेल के। मतलब सिंपल सी बात है, आप सिंपल सा समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या? नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। उनके अंदर क्या होता है? मीजोजोम्स। जो मीजोजोम्स होते हैं ना, वही मीजोजोम्स जो फोल्डिंग्स होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो फोल्डिंग्स जो होती हैं वो एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया का काम प्रोकैरियोटिक के अंदर करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का। सो वो डेट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर टॉपिक। सो हम ये बोल रहे थे कि जैसे एक सिंपल सी साइकिल है ना, इस सिंपल सी साइकिल के अंदर मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसका न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी होती है ग्लाइकोलिसिस, कोई भी हो। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस जब होती है, ग्लाइकोलिसिस के बाद में ये साइकिल आपकी एंट्री मारती है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री मारती है ना, तो सिट्रिक एसिड साइकिल क्या हो रहा है, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स मतलब क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को जो आप देखोगे ना, इस तरह से सॉसेज शेप आता है, आप देखोगे कि इसके अंदर से इस तरह से फोल्डिंग्स होती हैं जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, राइट। ये जो आप देख रहे हो ना अंदर वाला पोर्शन, ये होता है मैट्रिक्स, क्योंकि अंदर का फ्लूइड है इसलिए उसको मैट्रिक्स बोल रहे हैं। सो इस मैट्रिक्स के अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल आपकी होती है। इस सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर 4 साइकिल्स होती हैं। मतलब ये पूरी सिट्रिक एसिड साइकिल जब परफॉर्म होती है ना, तो इस सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर 4 टाइम्स डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है, 2 टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है, और 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। ये आप बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप इसको लर्न कर लीजिए क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा। आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्रोसेस
इस प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस इतने टाइम से हो रही है, तो अगर एक बार यहाँ हो रही है तो सेकेंड टाइम पे कहाँ हो रहा है, आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मेंबर ऑफ साइकिल। कौन सी साइकिल? इस साइकिल की, मतलब ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ रहे हो ना, इसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है फर्स्ट मेंबर आप कंसिडर करते हैं। ऑल एंजाइम्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल आर लोकेटेड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में होते हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को हम मार्कर एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है। और ये मार्कर ये कहाँ होता है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ना, उस मेम्ब्रेन के ऊपर ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंस होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑलमोस्ट 40 के अराउंड एंजाइम्स जो होते हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट बहुत सारे एंजाइम्स, आप बोल सकते हैं कि अराउंड 40 एंजाइम्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और उसमें से सिर्फ एक एंजाइम जो है ना, इतने सारे एंजाइम्स में से सिर्फ एक एंजाइम जो है ना, वो एक एंजाइम आपके कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर, जिसको बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ये डिटेल्ड वाली सिट्रिक एसिड साइकिल बताने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी सिट्रिक एसिड साइकिल बता दूं कि सिंपल सी, अगर आप भूल जाएं कभी तो सिट्रिक एसिड साइकिल एक सिंपल सी जो है उसको याद रखना। देखो, पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए जो बन रहा था उसका नाम हमने दिया था लिंक रिएक्शन। राइट, ये लिंक रिएक्शन है क्योंकि लिंक कनेक्शन बना रही है। क्या होता है कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हमने फर्स्ट मेंबर बोला कि फर्स्ट मेंबर इस साइकिल का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, तो ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक। अब जब ब्लड के अब जब आप बोलिए कि सेल के अंदर जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है और एसिटिल कोएंजाइम भी पहुंच गया, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, और सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद में वो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और फिर कुछ रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी, मैंने गलती से पूरी फुल लाइन बना दी, एक्चुअली में डॉटेड लाइन है क्योंकि बीच में जहाँ पर भी ये डॉटेड लाइन है, ये तो मैंने फुल बना दिया, मतलब इस तरह से डॉटेड लाइन आएगी। उसका मतलब है कि एक स्टेप नहीं, ये पूरी स्टेप नहीं, इसके बीच में कुछ स्टेप्स गायब हैं जो हमने मिनिमाइज करने के लिए बता दी हैं। सो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड जो है वो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है और NAD प्लस आयन NADH और H प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ में ADP ATP में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि ATP में क्या कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है, जिसको बोलते हैं ADP। ठीक है। और ADP जब कन्वर्ट हुआ तो इसके बाद में बना सक्सिनिक एसिड। अब जब ये सक्सिनिक एसिड जब बना ना, तो इस सक्सिनिक एसिड बनने का क्या मतलब, क्यों सक्सिनिक एसिड बना? अगर सक्सिनिक एसिड नहीं बनता तो सोचिए क्या होता, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, हमारे साइकिल ये कन्वर्ट नहीं होती और हमको जो किसी भी साइकिल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी मिलती है वो नहीं मिल पाती। तो सक्सिनिक एसिड आपके FAD प्लस आयन FADH2 में कन्वर्ट करता है, और सक्सिनिक एसिड आपके मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये मैलिक एसिड वापस से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। सो ये साइकिल चलती रहेगी अनटिल और अनलेस एसिटिल कोएंजाइम को हम हटा दें। अगर मान लीजिए मैंने ये रिएक्शन को गायब कर दी, तो आपको लगता है क्या ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हो पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये सबस्ट्रेट ही नहीं रहेगा तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम के साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगा, रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो सिट्रिक एसिड में कैसे बनेगा? ठीक। ये तो थी सिंपल वाली एसिटिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल आप बोल दीजिए इसको, सिंपल वाली एकदम, इससे सिंपलेस्ट आप साइकिल देख ही नहीं सकते, सबसे सिंपलेस्ट साइकिल। अब कॉम्प्लिकेटेड साइकिल देखते हैं, बीच की जो स्टेप्स हमने गायब किए ना, उन स्टेप्स को भी देखते हैं कि एक्चुअल में वो स्टेप्स हैं कौन सी। आर यू गाइज रेडी? घबराना नहीं, बहुत सिंपल साइकिल है, आप अगर देखोगे ना ईजिली याद हो जाएगी। बस नाम ही तो याद करना है, 3 से 4 बार अगर आप लिखोगे ना तो उस 3 से 4 बार लिखने के पैटर्न में आपको याद हो जाएगी। कैसे याद रखना है, ये इस तरह से। ठीक है, सिंपल सी बात है। पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में ये लिंक रिएक्शन के अंदर मैं आपको समझा चुका हूँ। एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके सिट्रेट में कन्वर्ट होता है। मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको इधर कि सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन सिट्रिक एसिड से पहले कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, वो सिट्रेट में, सिट्रिक एसिड मान लीजिए, सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और एंजाइम कौन सा लग रहा है, सिट्रेट है, सिट्रेट को सिंथेसाइज करा रहे हैं, इसलिए सिट्रेट सिंथेज। सिंथेज मतलब सिट्रेट को बनाने वाला, तो सिट्रेट सिंथेज यहाँ लगा, तो ये TCA साइकिल में ये वापस से इन्वॉल्व हो गया। अब देखो क्या था ना,
ये ऑक्जेलो एसीटेट जो था वो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, जब एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो 4 और 2 कितना होता है 6। मतलब कि आप ऐसा भी अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ जो कंपाउंड बनेगा ना उसके अंदर 6 कार्बन होने चाहिए। तो 4 ये 2 ये तो 6 कार्बन का बन गया सिट्रेट। ये H2 अंदर रिएक्शन एंट्री मारता है। सिट्रेट जो होता है ये एकोनिटेज ACONITASE एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। मतलब कि क्या, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल एंट्री मार रहा था सिट्रेट से, जब सिस एकोनिटेट बना या सिस एकोनिटेट जब बना तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। एकोनिटेज एंजाइम यहाँ लगा था, सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन में भी एकोनिटेज एंजाइम लगेगा और उस टाइम पे क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल जो बाहर निकला था ना वो वापस से एंट्री मारेगा। ठीक, तो क्या बना, सिस एकोनिटेट के बाद में बना सिस एकोनिटेज के बाद में बना आइसोसिट्रेट। ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सिट्रेट जो है सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। ठीक है, और सिस ये जो आइसोसिट्रेट है, ये आइसोसिट्रेट जो है वो ऑक्जेलोसक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। ऑक्जेलोसक्सिनेट में कन्वर्ट हुआ किस एंजाइम की प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेज जो है उस एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हुआ। ठीक, ऑक्जेलोसक्सिनेट। तो NAD जो है ये NADH2 में कन्वर्ट होता है और ये 6 कार्बन स्टिल यहाँ से ये सब 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ऑक्जेलोसक्सिनेट बना, ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब देखो क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर निकली मतलब ऑक्जेलोसक्सिनेट में से क्या हुआ, एक कार्बन चला गया। मतलब बनने वाला कंपाउंड जो होगा वो कितने कार्बन का होना चाहिए, 5 कार्बन का। सोचो जरा, ये जो 5 कीटो ग्लूटारेट बना, इसमें अगर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं जोड़ दूं तो ऑक्जेलोसक्सिनेट बन जाएगा। तो मतलब कि ऑक्जेलो, अब इसका उल्टा करो कि ऑक्जेलोसक्सिनेट में से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दूं, मतलब ये कार्बन निकाल दूं, तो कंपाउंड कितने बना, 5 कार्बन कंटेनिंग। सो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डी कार्बोक्सिलेज, डी मतलब हटाना, कार्बोक्सिलेज मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगेगा, डी कार्बोक्सिलेज। तो ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बना। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो होता है ये डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में क्या होता है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए में बनता है। मतलब कि एसिटिल कोएंजाइम ए का जो कोएंजाइम ए है वो तो एंट्री मार रहा है, लेकिन एक कार्बन यहाँ निकला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में निकली। मतलब कि 5 कार्बन वाला जो कंपाउंड था वो अब कितने कार्बन का रह जाएगा, 4 कार्बन का। ठीक है, और यहाँ पे NAD जो है ना ये हाइड्रोजन लेके NADH2 में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ATP का प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है। अब सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना 4 कार्बन का कंपाउंड। अब इसके ऊपर थायोकाइनेज नाम का एंजाइम एक्ट करता है और सक्सिनिल कोएंजाइम ए को सक्सिनेट में कन्वर्ट करता है। दे बोथ आर स्टिल 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। क्यों, क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहीं बाहर निकला क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, ये कोएंजाइम ए है। यहाँ पे जो रिएक्शन में कोएंजाइम ए एंट्री मार रहा था, यही कोएंजाइम ए सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनने के टाइम पे बाहर निकल जाता है। इसके बाद में GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, IP मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके GDP में कन्वर्ट होता है और सक्सिनेट बना। सक्सिनेट जो है यहाँ से FADH2 के साथ में कन्वर्ट होकर फ्यूमरेट बनाता है और यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो कौन सा लगता है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट को डीहाइड्रोजिनेज करने वाला एंजाइम जो है, हाइड्रोजिनेज क्यों बोला मैंने, डीहाइड्रोजिनेज क्यों बोला, डीहाइड्रोजिनेज इसलिए बोला, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है वो। FADH2 ने ये H2 कहाँ से लिया, FAD ने ये जो 2 H आयन लिए हैं कहाँ से लिए, एक्स्ट्रा कहीं से आगे क्या उड़ के, नहीं, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा कहाँ से हाइड्रोजन लिया उसने, सक्सिनेट से हाइड्रोजन लिया। और जब सक्सिनेट से हाइड्रोजन लिया ना तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड तो जाएगा ना कि नहीं जाएगा। अब ये फ्यूमरेट जो है ना ये फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है मैलेट में और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल को हम वापस से एंट्री कराते हैं और फिर ये मैलेट जो होता है ना ये ऑक्जेलो एसिटेट एसिड में या फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या फिर आप बोल दीजिए ऑक्जेलो एसिटेट में वापस से कन्वर्ट होता है। जो कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 4, विच मीन्स सक्सिनेट इज 4 कार्बन कंटेनिंग, फ्यूमरेट इज 4 कार्बन कंटेनिंग एंड मैलेट इज 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब क्या हुआ, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बना, फिर वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करके 6 कार्बन वाला बनता है। यहाँ तक ऑक्जेलोसक्सिनेट तक 6 कार्बन वाला बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो 5 कार्बन रह जाते हैं, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो 4 कार्बन रह जाते हैं, फिर वही वापस से 4 कार्बन चलते रहेंगे पूरी रिएक्शन में। फिर से 6 बना, फिर 5, फिर 4, फिर 6, फिर 5, फिर 4, इस तरह से चलती रहेगी रिएक्शन। आपको सिर्फ क्या याद रखना है,
नाम ही तो याद रखना है और एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं। एंजाइम के नाम भी देखो किस तरह से, यहाँ पे मैंने बोला डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज क्यों बोल रहा हूँ? डी मतलब रिमूव, कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो मतलब यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा? डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। डिहाइड्रोजिनेज क्यों बोला मैंने? क्योंकि हाइड्रोजन देखो, ये NAD ने हाइड्रोजन लिया है इसमें से, अल्फा कीटोग्लूटरेट में से, तो हाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, डी मतलब रिमूव करने वाला, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन को, मतलब यहाँ इस रिएक्शन में हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसके बाद में ये थायोकाइनेज है। काइनेज है, काइनेज मतलब आप देखिए एंजाइम का नाम है। सिमिलरली यहाँ पर भी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का नाम है। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा ना कि यहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज मतलब कि हाइड्रोजन वापस से बाहर निकल रहा है। फ्यूमरेज आप याद रख सकते हो, फ्यूमरेट है तो फ्यूमरेट के ऊपर एक्ट करने वाला फ्यूमरेज होगा। इट्स लाइक जैसे कि सेलुलोज जो होता है ना, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? सेलुलेज। सिमिलरली फ्यूमरेट को रिएक्ट करवाने के लिए कौन सा लेंगे? फ्यूमरेज। माल मैलेट है तो मैलेट को डिहाइड्रोजिनेज लगेगा क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ऑक्जेलो एसीटेट, वापस ये साइकिल चलती जाएगी। बहुत सिंपल है, रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम रटो। नाम भी नहीं रटने रहेंगे, हाँ नाम तो रटने रहेंगे आपको, बस क्या रहेगा आपको सिर्फ थोड़ा सा समझने की देरी है। रिएक्शन बहुत सिंपल है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, लिटरली बहुत सिंपल है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये रिएक्शन आप याद नहीं कर पा रहे हो, ये वाली रिएक्शन याद कर रहे हो, तो ये वाली रिएक्शन तो बहुत जल्दी याद कर लोगे यार, मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगेगा रिएक्शन याद करने में, ये वाली साइकिल। तो जब ये वाली साइकिल याद कर सकते हो 5 मिनट में ये कर लोगे याद, 10 मिनट में ये याद कर लो। और अगर ये याद नहीं हो रही है तो इसके बीच की आप स्टेप्स कुछ निकाल लो, जैसे सिट्रेट है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट ये बना दो सीधा। तो एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन क्या होगा? निकाल लो ना लगाओ, क्योंकि हाइड्रोजन एक निकला, H2O एक मॉलिक्यूल निकला, एक H2 वापस से चले गया, तो क्या हो गया? न्यूट्रलाइज ही हो गया, आप बोल सकते हो इस तरह से। सिमिलरली इसी तरह से आप देख लो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रेब्स साइकिल। अब हम बात करते हैं, देखो ये ओवरऑल रिएक्शन होती है कि पूरी रिएक्शन के अंदर ये रिएक्टेंट है, इतना हमने अंदर से खुद इंट्रोड्यूस किया साइकिल के अंदर। जैसे पायरुविक एसिड था वो हमने इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, क्योंकि फिर 4 NAD जो है 4 NAD के मॉलिक्यूल हमने इंट्रोड्यूस करवाए। कैसे? NAD के 4 मॉलिक्यूल हमने कहाँ से इंट्रोड्यूस करवा दिए? सोचो, एक तो यहाँ है ना, एक यहाँ है, एक यहाँ है, चौथा कहाँ से आया? चौथा ये देखो छुपा हुआ ऊपर, दिखा? NAD से NADH2, तो 4 NADH के मॉलिक्यूल लगे ना NAD प्लस के। FAD का सिर्फ एक मॉलिक्यूल लगा, कहाँ है वो FAD? ढूंढो ज़रा, ये रहा FAD। FAD प्लस का सिर्फ एक लगा मॉलिक्यूल, 3 वाटर के मॉलिक्यूल लगे, मतलब कि 3 वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ लगे? हमने कहाँ दिए एंट्री करवाई? एक तो ये एंट्री करवाई, एक ये एंट्री करवाई, एक ये एंट्री करवाई, 3 हमने वाटर के मॉलिक्यूल दिए। सिमिलरली एक ADP मॉलिक्यूल, ADP मॉलिक्यूल कहाँ है? ढूंढो पूरी रिएक्शन में ADP मॉलिक्यूल कहाँ है? ढूंढो, दिखा नहीं दिखा? नहीं दिखा। इसके बाद में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ है? ये रहा। क्या हमने यहाँ पे GDP को बताया? नहीं, GDP नहीं बताया, तो ये ADP नहीं है। ADP देखो, GDP है, GDP इज इक्विवेलेंट टू ADP। क्यों? क्योंकि एक GDP का मॉलिक्यूल जो होता है ना वो एक ATP के मॉलिक्यूल के बराबर होता है, तो इसीलिए हम GDP को, या तो आप यहाँ ADP लिख दीजिए या GDP लिख दीजिए। GDP यहाँ लिख दोगे तो GDP बन जाएगा, और GDP एक ATP के बराबर होता है। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्टेंट जो हमने अंदर कराया, और ये प्रोडक्ट हमारे 3 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, 3 जगह 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकले, 4 NADH के बने, 4 H+ आयन निकले, 2 FADH2, मतलब एक FADH2 और एक ATP या फिर GTP, आप बोलो जो बोलना चाहें। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद में अगर हम बात करें कि सक्सिनिक एसिड की जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल की जो एनर्जेटिक्स है, एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है? आप जब वो रिएक्शंस को वापस देखेंगे ना, तो देखना उस रिएक्शंस को एक साइड में लिख के फिर आप देखना कि ATP कहाँ जनरेट हो रही। स्टेप थर्ड जो है, जहाँ आइसोसिट्रेट है, आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूटरेट बन रहा है तो वहाँ पे 3 ATP के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनिल कोएंजाइम ए जब बन रहा है तब वहाँ पे 3 ATP के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। जरूरी नहीं वहाँ ATP लिखा हो, वहाँ NAD भी लिखा हो सकता है और FAD भी लिखा हो सकता है। NAD लिखा है मतलब 3 मॉलिक्यूल ATP के, और अगर FAD लिखा है मतलब कि 2 मॉलिक्यूल FAD के। सिंपल। सक्सिनिल को एंजाइम से सक्सिनेट बना मतलब कि एक GTP या फिर एक ATP मॉलिक्यूल। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना मतलब कि FAD, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल ATP के, और मैलेट से ऑक्सलो एसीटेट बना मतलब कि NAD, मतलब कि 3 मॉलिक्यूल ATP के। तो टोटल कितने हुए? 3 3 3 और 3
3 चौक 12, मतलब 3 × 4 मतलब 12, तो 12 ATP का गेन यहाँ होता है। सिग्निफिकेंस की बात करें कि सिग्निफिकेंस क्या होता है, हमें क्यों Krebs साइकिल ज़रूरत है। सो Krebs साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल इज द फाइनल पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, फैट और अमीनो एसिड। ये मैंने क्यों बोला फाइनल पाथवे, व्हाई डिड आई से फाइनल पाथवे, फाइनल पाथवे ही क्यों बोला, कोई आपको आइडिया? नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ फाइनल पाथवे मैंने क्यों बोला है। इसके लिए आपको एम्फीबोलिक पाथवे को समझना होगा कि एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है। बहुत जल्दी सिंपल सा मैं आपको एक एम्फीबोलिक पाथवे जस्ट फटाफट थोड़ा सा यूँ समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए जो फैट्स होते हैं, हमने क्या बोला था कि कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट की जगह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये 3 यूज़ कर सकते हैं। फैट से क्या बना, फैट से बनता है या तो फैटी एसिड बनेगा, ठीक है, फैटी एसिड मान के चलिए, या फिर ग्लिसरॉल, आप जो बोलना चाहें, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल आप जो बोलना चाहें। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनेगा, सिंपल शुगर बनेगी, राइट। ये सिंपल शुगर जो बनी है, या फिर आप बोल दीजिए ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बना, एग्जाम्पल चलो ठीक है ग्लूकोज बोल देते हैं, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बना ना, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से यहाँ से क्या बना, ये बना DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये DHAP कैसे बना, ये जो ग्लिसरॉल है ना, ग्लिसरॉल वाली जब रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड होती है ना, तो DHAP बनता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और यहाँ से ये रिएक्शन जो जाती है, ये रिएक्शन जाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपको पता है DHAP के साथ में यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपके फर्दर रिएक्शन शो करती है और आपके क्या बनता है, पायरुविक एसिड, राइट, पायरुवेट बन जाएगा। ये तो हमको पता पड़ गया पायरुवेट। और प्रोटीन्स का जब मेटाबॉलिज्म होगा ना, तो प्रोटीन से सीधा सीधा क्या बनता है, प्रोटीन से डायरेक्ट बनता है हमारा पायरुवेट। और फैटी एसिड से या तो वो DHAP में कन्वर्ट होकर फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर फिर रिएक्शन शो करेगा, या फिर वो डायरेक्ट आपके किधर कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में। हाँ बताओ, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं, यहाँ पे मैंने गलत बोला आपसे, ये पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होगा, मुझे पता था आप बोलोगे हाँ। पायरुवेट के बाद में क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए। तो ये फैट जो है ना, ये पायरुवेट एसिटिक एसिड में नहीं बनेगा, ये कन्वर्ट होगा फैटी एसिटिल कोएंजाइम ए में। मैंने वहाँ जब Krebs साइकिल आपको दिखाई थी ना, Krebs साइकिल के अंदर जब मैंने आपको रिएक्शन दिखाई थी, तो वहाँ पे मैंने बोला भी था, देखो ये जब Krebs साइकिल दिखाई ना, तो मैंने क्या बोला था कि फैटी एसिड सीधा एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। बोला था फैटी एसिड सीधा कन्वर्ट हो रहा है किस में, एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर, बोला था आपसे। तो ये सीधा एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, और ये एसिटिल कोएंजाइम ए क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। और ये किधर फिर एंटर कहाँ कर जाएगा, Krebs साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा, जहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एक आपके कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और ये क्या है, ये है Krebs साइकिल। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। सो दिस इज द कॉमन पाथवे। आप ये जो पाथवे आपने पढ़ा ना, इसको बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। 3 अलग अलग सबस्ट्रेट, सबका एंडिंग पॉइंट कहाँ आ रहा है, Krebs साइकिल पे, ठीक। कोई सी भी प्रोसेस से पाथवे से आए, ग्लिसरॉल बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू ये बना, आप नाम भी लिख लीजिए यहाँ पे कि बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो होती है, वहाँ से सीधा एसिटिल कोएंजाइम में बना, प्रोटीन पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, और फैटी एसिड ग्लिसरॉल से सीधा ये DHAP में बना, या फिर सीधा यहाँ बीटा ऑक्सीडेशन से पायरुवेट में आए, और फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट DHAP में आपस में कन्वर्ट हुआ आइसोमेरेज की एंजाइम प्रेजेंस में, और फिर ये पायरुवेट बना, पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम में और Krebs साइकिल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि तीनों के अलग अलग पाथवे एक जगह जाके खत्म हो रहे हैं, ठीक। तो ये पहला सिग्निफिकेंस कि Krebs साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल इज द फाइनल पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, फैट्स और अमीनो एसिड, या फिर जो मैंने प्रोटीन बोली वो। मैनी एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन न्यूट्रिएंट अदर देन द ग्लूकोज एज एन एनर्जी सोर्स। ग्लूकोज की जगह भी बहुत सी एनर्जी सोर्स चाहिए, जिनके लिए हम सिट्रिक एसिड साइकिल यूज़ करेंगे। अमीनो एसिड जो होते हैं ना, ये डीअमीनेटेड हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुवेट में और अदर इंटरमीडिएटेड में ऑफ द Krebs साइकिल, एंड देन दे एंटर इनटू द Krebs साइकिल टू गेट मेटाबोलाइज। अमीनो एसिड सबसे पहले क्या होते हैं, दूसरे अमीनो एसिड आपस में, देखो इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊँ कैसे। आप सिंपल सा ऐसा समझिए कि देखो एलेनिन जो है ना, ये जब मेटाबोलाइज कन्वर्ट होकर पायरुवेट में बनता है, ग्लूटामेट कन्वर्ट होकर अल्फा कीटोग्लूट्रेट में बनता है, और एस्पार्टेट जो है वो ऑक्सलो एसिडेट में बनता है। ये पायरुवेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ऑक्सिलो एसिडेट, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो हमने पढ़ी Krebs साइकिल उसके पोर्शन हैं, वो कहीं ना कहीं ये यूज़ हो रहे हैं? हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं
कि जो अमीनो एसिड्स है ना वो सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं इंटरमीडिएट्स में क्रेब्स साइकिल का, फिर वो ये इंटरमीडिएट आपके क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाते हैं। फैटी एसिड जो होते हैं ये बीटा ऑक्सीडेशन में जाते हैं। मैंने ये देखो बताया आपको कि फैटी एसिड जो होते हैं ये बीटा ऑक्सीडेशन में शो करके फिर कहाँ कन्वर्ट होते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये कहाँ चले जाते हैं, फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाते हैं। मेजर सोर्स जो होता है सबसे ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन, कितना एटीपी हमको टोटल मिला था, 3 into 4 मतलब कि 12 एटीपी रिएक्शन से मिले। दिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस और इंटरकन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है। वाइटामिन्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायामिन एंड पैंथोथेनिक एसिड, दे आर द पार्ट ऑफ वेरियस एंजाइम। और ये जो वेरियस एंजाइम को फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि एन और एफ। क्यों एन एफ कहाँ, लिंक रिएक्शन में हमने देखा था कि एन एफ कहाँ, एसिटिल पायरुवेट के साथ में एन और एफ तो यूज हो रहे थे ना जब वो एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, या फिर कोई एंजाइम ए। ये जेनेटिक डिफेक्ट जो होते हैं ना क्रेब्स साइकिल के एंजाइम वो न्यूरल डैमेज से एसोसिएटेड भी होते हैं, तो इसीलिए दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल। सो आई होप आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको डिटेल्ड में सभी सेमेस्टर का डिटेल्ड वीडियोस आपको प्रोवाइड करा सकें। सो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। सी यू गाइस, बाय बाय।